हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम लोग ना आपकी यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और जो मेन फोकस रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में रहेगा, मीन्स संविधानवाद। इसके अलावा लेजिस्लेचर जिसमें आप और एंड लेजिस्लेशन जिसमें आप विधायिका और विधान के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, मीडिया और द सिविल सोसाइटी, जिसको हम नागरिक समाज कह देते हैं। ठीक है, सो इसको आज हम कवर करेंगे। शुरू करने से पहले एक दो जरूरी बातें, जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पर वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी हैं चैनल पे, वो पढ़ते हैं बट टेलीग्राम पर नहीं है ना, तो आप लोग एटलीस्ट उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा लाइक कर दिया करो वीडियोस को, शेयर कर देना अपने सारे जूनियर्स को, आपके फ्रेंड्स को, ताकि उनको हेल्प हो जाए, क्योंकि ये जो सीरीज है ऑलरेडी कंप्लीट है। इसके अलावा एंशिएंट एंड मिडेवल वाली भी आपकी सीरीज कंप्लीट है, सो आप जाकर आराम से उसको फॉलो अप कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह टाइम से मिल जाए एंड मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा। बाकी शुरू करते हैं इसको फटाफट से। देखो, इंट्रोडक्शन में अगर मेजरली देखा जाए तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इंस्टीट्यूशन है क्या आखिर में, है ना। तो जब किसी भी पॉलिटिकल प्रोसीजर को हम करते हैं, मतलब कोई भी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसको आपको फॉलो अप करना पड़ता है, या फिर उनके जब रिजल्ट आते हैं, तो उसमें जो मेन सिग्निफिकेंट रोल होता है ना, वो किसका होता है? इंस्टीट्यूशन का होता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि संस्थाएं या फिर इंस्टीट्यूशन वो होता है जहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, रिजल्ट्स को फॉलो अप किया जाता है एक पर्टिकुलर दायरे में रहकर। ठीक है, अब एक और बात, इंस्टीट्यूशंस में ही आपके देखो बहुत सारे आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे। अब यहाँ आप ये देखो कि यहाँ हम रिलेशनशिप देखते हैं पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच में, और एक है आपका सिस्टम के बीच में जो ऑफिशियल रूल रेगुलेशन पे चलता है। अब देखो, सिस्टम की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड होगा, क्योंकि सिस्टम कैसे चलता है, वही जो आपके संविधान में लिखा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वही रूल एंड रेगुलेशन हम फॉलो अप करेंगे। पर ये बात भी तो सही है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जरूरत के हिसाब से हमें महसूस होती हैं, तो वो अनरिटन कन्वेंशंस हैं या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर हमने वो चीजें क्रिएट की हुई हैं। सो उसके आधार पर जब गवर्न किया जाता है तो हम उस रिलेशनशिप को भी फॉलो अप करते हैं एक इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, नेक्स्ट है आप इंस्टीट्यूशन में और क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो सरकार के बिहाफ पर काम कर रहा होगा। ठीक है, चीजों को क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा और इम्प्लीमेंट कराएगा लॉज को, क्योंकि आपको पता है कि सारी की सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं? गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। और गवर्नमेंट भी तो एक तरीके का संस्थान ही है ना, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन ही है ना, जो उसको फॉलो अप कर रहे हैं हम। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और होती है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो भाई साहब उसको सॉल्व करना जरूरी है, तो मीडिएशन का काम भी किया जाता है। जो भी आपकी स्टैब्लिश पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं आपकी, ठीक है, वो किन चीजों को ध्यान में रखकर बनाते हैं? सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर को ध्यान में रखकर, कि समाज का भी भला हो, और साथ ही साथ क्या हो कि जो हमारी आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें भी क्या होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे टाइम टाइम से। ठीक है, अच्छा, फाउंडेशनल एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके, या फिर मूलभूत तत्व क्या है डेमोक्रेसी के राजनीतिक एस्पेक्ट में, या फिर आप ये देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सीधी सी बात है यार कि पॉलिटिकल पार्टीज ही होंगी ना जो खड़ी होती हैं इलेक्शंस में एज अ रिप्रेजेंटेटिव। फिर उनमें से हम किसी को चुनते हैं और जो मेजोरिटी प्रूफ करता है वही सरकार बन जाता है अंत में जाके, यही बात है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज है। पार्टीज में क्या होता है कि वोटर्स अपनी मर्जी से वोट देते हैं, उनको मतलब चुनते हैं हम अपनी मर्जी से, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें? आकर रूल कर सकें। अच्छा, इसके अलावा और क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा, इलेक्शंस होंगे, सारी चीजें होंगी। और मेन चीज क्या है? अपोजिशन। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात आती है तो अपोजिशन का रोल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है ना वो इसी दबाव में हमेशा रहेगी कि अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया तो कल को जो जनता है वो अपोजिशन को ही चांस देगी ना, सिंपल सी बात है। और अपोजिशन भी हर बात बात पे क्वेश्चन उठाएगी कि भाई सरकार ने काम बोला था, देखो ये करके नहीं दिखाया। तो अपोजिशन कहीं ना कहीं कमी निकालेगी सरकार की, और सरकार मजबूर होगी उस चीज को काम करने के लिए। ये एक जर्नल चीजें हैं जो चलती हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है अपनी जवाबदेही देने के लिए, क्योंकि देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमने ही उनको बनाया, तो जनता के प्रति ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमें ही जवाब देंगे। तो इस एस्पेक्ट में ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो इस चीज को समझ के रखना। इसके अलावा देखो, सिविल सोसाइटी की बात थी। सिविल सोसाइटी का क्या काम है? बेसिकली देखो, ये क्या करते हैं? कॉम्बैट करते हैं। कहने का मतलब क्या है? उसको एक तरीके से ना, मतलब उसका मुकाबला करते हैं किसका? अथॉरिटेरियनिज्म का। अथॉरिटेरियनिज्म में क्या होता है कि जहां पर सिर्फ अथॉरिटी चलती है, मतलब जनता को वैल्यू नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो? बहुत लिमिटेड चीजों पे ही, मतलब एक होता है ना कि आपको बहुत कम फ्रीडम होती है, जहां पर अथॉरिटेरियन
अथॉरिटेरियनिज्म होता है, वहां पर जनता के बारे में ना सोचकर अपना अपना सोचना होता है, ठीक है। तो इनको बैलेंस करके रखना, क्योंकि जो स्टेट की अथॉरिटी है बहुत जरूरी है कि वो बैलेंस मेंटेन करके रखे, मेक श्योर करे कि जो भी स्पेशल इंटरेस्ट है मतलब जनता की भलाई में लिया जाए तो बढ़िया। ऐसा ना हो कि अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि आप अपने हित के लिए सोचते हो ना, जो भी बंदे पावर में है वो सिर्फ अपना अपना भला सोचते हैं, समझ पा रहे हो। तो सिविल सोसाइटी उसको बैलेंस आउट करने का काम करती है। इसके अलावा करप्शन को एक्सपोज करते हैं कि भाई जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको एक्सपोज किया जाता है। मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्यों? क्योंकि वो एक वॉच डॉग की तरह काम करती है, मतलब जहां हल्की सी भनक लगी नहीं मीडिया को और मीडिया ने वो चीज सबके सामने लाके रखी नहीं है, ठीक है। तो मीडिया का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्रमोशन किया जाता है गुड गवर्नमेंट का, क्योंकि एक चीज और है कि देखो अगर सरकार जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितने लोगों की भलाई में काम करेगी, उतना ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे और दोबारा चांस देंगे। सिंपल। अकाउंटेबिलिटी आती है, टाइम टाइम पर सरकार को अपनी जवाबदेही देनी होती है लोगों को, समझ पा रहे हो। तो इसकी वजह से और रिलायबिलिटी बढ़ती है। अच्छा, मेन चीज और क्या थी कि जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो भी इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो भी चीजें होती हैं वो जनता तक पहुंचे। क्योंकि मेन चीज क्या है कि पहले क्या होता था, लाल फीताशाही चलता था, है ना, कि आपको पता है कि भाई रेड कलर की एक फाइल होगी जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और कह दिया जाएगा कि ऑफिशियल है, पब्लिक को नहीं दिखाया जा सकता। पर अब नहीं है ऐसा, अब ट्रांसपेरेंसी फॉलो अप होती है। तो सीधी सी बात है कि अब जनता का सीधा एक्सेस है, पब्लिक का सीधा एक्सेस है। अगर उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सीधा आरटीआई लगाएंगे और इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे। अच्छा, अब शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको हम हिंदी में संविधानवाद कहते हैं। ये आपका पहला मतलब इंस्टीट्यूशन है जो इस वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग पहला है, ठीक है। सो इसको हम फॉलो अप करें, फिर वन बाय वन हम कवर करेंगे इसको। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखो बेसिकली अगर हम इसे मतलब एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा जाए ना, तो बस यही है कि एसोसिएट कर रहा है लिमिटेड गवर्नेंस के साथ, ठीक है। और पता है कई बार ऐसा भी कहा जाता है जैसे कुछ सोर्सेस के हिसाब से कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये लिंक कर रहा है या तो मतलब कि लिटिल मतलब बहुत कम रोल हो गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट हो ही ना, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो बहुत जेनरिक डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में वो ये है, अगर इन शॉर्ट आप समझो कि ये एम करता है टू स्टॉप आर्बिट्री गवर्नमेंट। आर्बिट्री गवर्नमेंट का मतलब समझ रहे हो, जहां पर मनमानी सरकार, मतलब एक ऐसी सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य ना कर अपने खुद के हित के लिए सोच रही है, खुद को प्रायोरिटाइज कर रही है, राइट। तो ये उसको रोकने की बात करती है। और जो बहुत बेसिक लेवल है ना इसका, तो बेसिक लेवल में अगर आप समझोगे ना तो यहां पर मेन बात आ रही है कि जो भी एबिलिटी होती है रूलर की या फिर इंटेंशनली, देखो एक सिंपल सी बात है कि सरकार में कोई ना कोई रूल कर रहा होगा, ठीक है, उसको हम रूलर कह रहे हैं, तो वो इंटेंशनली ही क्या करता है, अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करेगा या फिर अपने कुछ लोग होंगे 3-4 उनके लिए वर्क करेगा। तो यहां पर मेजरली उसकी बात आ रही है। और यहां यही लिखा है कि वो पूरा डिसीजन के साथ क्या करता है कि अपने खुद के इंटरेस्ट को क्या करता है, एडवांसमेंट करता है। समझ पा रहे हो कि वो अपने खुद के ओन इंटरेस्ट को, जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है उनको रूल्ड कह देते हैं, राइट, तो उनसे ऊपर रखता है अपने खुद के इंटरेस्ट को। ओके, नेक्स्ट है आपका कि मोर कंटेम्पररी लिबरल ट्रेडिशन के हिसाब से अगर देखा जाए, देखो यहां बात हो रही है इंडिविजुअल के राइट्स की, मतलब कि जो मोर कंटेम्पररी लिबरल ट्रेडिशन वाले हैं वो इसको व्यू करते हैं एज अ आर्बिट्रेरीनेस, एज एन इन्फ्रिजमेंट। देखो जो इंडिविजुअल के राइट है, मतलब हर इंडिविजुअल को राइट्स मिले हुए हैं, उनकी पूर्ति नहीं होती। कहने का मतलब ये कि नाम के लिए दे रखे हैं वो अधिकार, पर वाक्य में वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। तो ये डिफेंड करने की बात करते हैं, उनको उन अधिकारों को बचाने की बात करते हैं, किसके थ्रू, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू, या फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली बाइंडिंग किए हुआ है ना कि हाँ भाई ये रूल्स मिलेंगे ही मिलेंगे या फिर ये चीजें फॉलो अप होंगी ही होंगी। तो ये उसकी बात कर रहा है बेसिकली कि आपको ये फॉलो अप करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और होती है कि अगर साइड बाय साइड आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रही हूँ, जहां पर आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी और प्रेजेंट भी है आज के टाइम पर भी प्रेजेंटली। अगर नहीं समझ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा सिंपल लैंग्वेज में कि जो इंडिविजुअल है उसके जो राइट है, ये इंडिविजुअल है, इसको राइट दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कि गारंटी है कि जी आपको ये आपके डेवलपमेंट के लिए राइट्स मिलेंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो राइट अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो ये व्यू है कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो वर्क करता है कि भाई इस इंडिविजुअल को वो राइट्स मिले, हर हाल में मिले। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर को यूज किया जाता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। अगर ये लोग रूल बना रहे हैं, इंप्लीमेंट करा रहे हैं, तो जुडिशरी भी हेल्प करेगी आपको उन चीजों को लागू कराने में। अगर आपको वो नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधा सीधा जा सकते हो ना कोर्ट में। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और फिर ये एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, ये अगर बहुत सारी कंट्री है यहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो अप हो रही है, तो डेफिनेटली आप यहाँ देखोगे कि ये चीज वहां भी प्रेजेंट है कि राइट वहां भी दिए जाते हैं लोगों को, और फिर उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और भी प्रावधान है।
ये सिंपल लैंग्वेज में था। अच्छा, फर्स्ट जो ट्रेडिशन है उसका जो कंसर्न है वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। क्योंकि मेन चीज क्या है कि जो स्ट्रक्चर फॉलो अप हो रहा है और जो जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन समझ रहे हो कि उस चीज को फॉलो अप करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो अप हो रहा है या उसकी बात हो रही है। तो जैसे आप ये देखोगे इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो अप होता है कि जी इलेक्शन होंगे फिक्स टेन्योर पर। उसके बाद आपको भी बताया था मैंने, डेमोक्रेसी आपकी दो टाइप की हो गई ना, एक प्रेसिडेंशियल हो गई, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। प्रेसिडेंशियल में क्या है आपका, कौन हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा। पार्लियामेंट्री में कौन होगा, पीएम आपके हेड होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंडिया है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूएसए है। ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो गई। यहां बात किसकी हो रही है कि आप ये देखोगे ना, यूनिटरी में क्या हो गया कि एकात्मक सरकार है, दैट मीन्स कि वन, एक हेड है। फेडरल में आप ये देख पा रहे हो, समझ रहे हो कि इसमें क्या है कि पावर का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर। मतलब चाहो ना तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर कैसे है, सेंट्रल, स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल आता है लोकल में पंचायत का आपका। ठीक है, यूनिकैमरलिज्म और बायकैमरलिज्म की बात आ रही है। यूनिकैमरलिज्म जहां पर एक ही हाउस है, बायकैमरलिज्म जहां पर दो हाउस की बात हो रही है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा हो गया, समझ रहे हो। तो ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, लेकर चलते हैं अपने इसमें फर्स्ट ट्रेडिशन वाले। अब टू ट्रेडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो आपका जो मेजर है, मतलब जो आप ऐसे टर्म लिखोगे अपने आंसर में हाईलाइट करके, तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिख के आना। इसमें क्या है कि जो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि एक तरफ आप सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, एक तरफ आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो जिसको जनता को चुन रही है। आइडिया ऑफ मिक्स गवर्नमेंट, हमें पता है कि इसकी जो रूट्स है ना एंशियंट टाइम में ही, वो आपको पता पड़ता है कि भाई अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, जिसको आप ये देखोगे, इसको कैटेगराइज भी कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। जैसे 3 तरीके का मैं आपको कैटेगराइजेशन बता रही हूँ यहाँ पर, हाउ मैनी, हाउ फ्यू और हाउ वन पर्सन रूल्ड दैम। कहने का मतलब ये हो गया, इस व्यू में 3 फंडामेंटल पॉलिटीज हैं। जैसे अगर एक पर्सन की बात करोगे तो मोनार्की की बात आती है कि जहां पर एक ही राजा होता है जो सब पर शासन करता है। फ्यू की बात आती है तो एरिस्टोक्रेसी की बात आती है, ठीक है, जहां पर कुछ ही लोग शासन करते हैं। और डेमोक्रेसी की बात आती है हाउ मैनी, क्योंकि सब ने अपनी पसंद से चुनकर उनको वहां पर ले जाकर खड़ा किया होता है कि हाँ जी अब आप रूल करोगे हमारे बिहाफ पे। तो यहाँ ये 3 चीजों की बात हो रही है जिसको हम देख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिट्राइट कर रहे हैं किसको, टायरनी को, ऑलिगार्की को और एनार्की को। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये ऐसी हैं, जैसे आप ये देखोगे यहाँ पर अत्याचार बहुत ज्यादा होता है, कुलीन तंत्र की बात होती है, यहाँ पर कुछ ही पर्टिकुलर हैं जो अपने लिए वर्क करेंगे, अपने ही भले के लिए सोचेंगे और जनता से कोई मतलब नहीं है। एनार्की हो गई जहां पर क्या होगा, अराजकता, मतलब कि कोई सरकार ही नहीं होगी, समझ रहे हो। तो उनसे मतलब ये 3 अलग, और ये जो 3 अलग है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो मेजर एस्पेक्ट है हम डेमोक्रेसी को ही फॉलो अप कर रहे हैं। ये जो ट्रेडिशनल है ये मिक्स्ड गवर्नमेंट पैराडाइम देता है, जो बेसिकली 3 फैक्टर्स पर स्टैब्लिश है। फर्स्ट वन है जो आपका, वो क्या है, आर्बिट्री पावर, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन या फिर ग्रुप टू रूल ओवर अनदर विदाउट कंसीडरिंग देयर इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये कि कोई एक पर्सन या फिर कोई एक ग्रुप है जो रूल कर रहा है लोगों के ऊपर, पर उनके इंटरेस्ट के लिए रूप नहीं, मतलब उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर रूल नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी खुद की बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि जो ये आर्बिट्री रूल्ड है, इसी को रिड्यूस करने की बात की जाती है स्टेट में। क्योंकि बात क्या होती है कि जो मास्टर है वो कमांड देता है किसको, अपने स्लेव को। तो स्लेव बस उस कमांड को फुलफिल कर रहा है कि भाई कैसे भी करके अब उसको जीवन मिला है तो उसको जीना है, बस ये सोचकर। इंटरेस्ट की बात या फिर खुद के डेवलपमेंट की बात, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट फॉलो अप ही नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है सिटीजन्स के लिए भी कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको भाई आप इक्वली ट्रीट करो, उनको स्लेव की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं मतलब ओवरकम कर रही है कौन से वाले नोशन से, नोशन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस से, कि मनमानी ना हो, अत्याचार ना हो। अच्छा, नेक्स्ट है आपका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आपका सेकेंड वाला है। इसमें क्या है कि सोसाइटी की बात हो रही है जहां पर राइट्स सिक्योर्ड नहीं है, मतलब राइट्स दे रखे हैं बट सिक्योर्ड नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर को स्टैब्लिश किए जाने की बात होती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के सेपरेशन ऑफ पावर अगर करने की कोशिश की भी तो वो वर्क नहीं करेगी प्रॉपर्ली, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां रूल रेगुलेशन लिखे होंगे तो भाई साहब उसको तभी तो फॉलो अप कर पाएंगे ना। तो जो ये व्यू पॉइंट है ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत इनोवेटिव है उस टाइम के हिसाब से। ये इन्फ्लुएंस हुआ है कौन से, किसके एक्सपीरियंस से, इंग्लिश, मतलब ब्रिटिशर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, चार्ल्स वन जो है उन्होंने साइट किया मिक्स्ड गवर्नमेंट डॉक्ट्रिन इन 1642, इसको आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ वो इशू था कि कैसे मैनेज किया जाए गवर्नमेंट को एक सोसाइटी में और विदाउट रैंक डिस्टिंक्शन। समझ पा रहे हो, एक होता है कि आपने हायरार्की क्रिएट कर दी, रैंक दे दी, तो फिर रैंक की वजह से क्या होगा ना
कि काम उस तरीके से नहीं हो पाएगा, सोशल वेलफेयर में काम नहीं कर सकते आप बहुत ज्यादा। तो इन्होंने सोचा कि विदाउट रैंक डिस्टिंक्शन इन्होंने रेस किया इस एग्जीक्यूशन को, ताकि क्या किया जा सके, कुछ चेंजेस लाए जाएं, ठीक है। और यहां पर मेजरली जो सॉल्व करने की कोशिश की गई वही कि आप डिवाइड करते हो एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को, जुडिशियल पावर को अक्रॉस 3 डिफरेंट एजेंसीज, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट एजेंसी हैं जो आपस में एक दूसरे में इंटरफेयर भी नहीं करेंगी और क्या करेंगी, जनता की भलाई के लिए भी कार्य करेंगी। जो लॉ मेकर्स हैं वो कंपेल्ड हैं कि वो अवॉइड करेंगे लेजिस्लेशन को जो अपना खुद का इंटरेस्ट सर्व करे। कहने का मतलब ये कि जो कानून बना रहे हैं या कानून बनाने वाले जो लोग हैं ऐसे चुने जाएं जो जनता की भलाई के लिए कार्य करें, समझ रहे हो, ताकि वो ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जहां पर हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए। सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट यहाँ हमारे हिंदी इंग्लिश वाले सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट यहाँ एज अ पर्सन की बात हो रही है कि चाहे कोई मिडिल क्लास फैमिली का हो, चाहे रिच हो, चाहे कोई लो क्लास का हो, ठीक है, सब, या कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी रेस का हो, यहाँ उन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है एज अ पर्सन कि हर इंडिविजुअल, हर कोई सेम लॉ फॉलो करे। तो लॉ मेकर्स इस चीज के लिए कंपेल्ड हैं कि वो ऐसे लोगों को ऐसी मतलब पावर में बिठाएं या फिर ऐसे लोग हों या ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाए ताकि सबकी जनता की भलाई के लिए कार्य हो, बजाय कि अपने खुद के इंटरेस्ट के। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात हो रही है तो इनको वही की फॉलोअप किया जाता है किस चीज के लिए, ताकि जो लॉ वगैरह हैं वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो सके, और जो हर इंसेंटिव है मतलब फॉलोअप किया जाना चाहिए ना, ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो उसको क्या कर सके, फॉलो कर सके उस लॉ को। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, आप यहाँ देखो ये मेजर चीज है जो आप अपने आंसर में ना इसको हेडिंग बनाकर लिख के आओगे, तो इसको एज अ हेडिंग यूज करके आओगे। सो ये क्या है, सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आप चाहो तो इसको इजी करके मेन भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये थोड़ा पॉलिटिकल लैंग्वेज में हो जाता है। संविधानवाद की मुख्य विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू बार्नेट, ये थिंकर का नाम है, आप इसको लिख के आना ताकि थोड़ा सा आंसर और क्वालिटी इनहेंस होती है ना जब आप लिख के आते हो, तो अंडरलाइन करके आना नाम लिखने के बाद। उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सपोर्ट करता है चेक एंड बैलेंस को, लिमिटेड गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट लिमिटेड रहे, ऐसा ना हो कि अपनी मनमानी करने लग जाए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, कि उसके ऊपर अगर जनता ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो भाई वो फुलफिल करनी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब वही जवाबदेही, कि आपको आपकी जवाबदेही आपकी फिक्स है जनता के प्रति तो आपको वो देनी है। और लिमिटिंग ऑफ अथॉरिटी मतलब जनता ने आपको अथॉरिटी दी है पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लिमिटेड चीजें। तो पॉपुलर जो सॉवरेनिटी है वहां पर रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। देखो चेक एंड बैलेंस आई होप आप लोग समझते होंगे कि यहाँ यही कोशिश की जाती है, जैसे लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, तीनों आपस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट इस चीज का और ध्यान भी रखना होता है कि भाई ये आपस में एक दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें। इसके अलावा जुडिशरी अपना काम प्रॉपर कर रही है ना, तो उसको चेक करते रहना टाइम टाइम पर। तो ये सारी चीजें इसमें फॉलो अप होती हैं, ठीक है। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, कि मिलिट्री का जो सिविलियन कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि चीजें मेंटेन रहें। इसके अलावा पॉपुलर सॉवरेनिटी में एक आइडिया और आता है कि हम ये अज्यूम करते हैं दैट ऑल गवर्नमेंटल अथॉरिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पीपल। कहने का मतलब ये हो गया कि जितनी भी अथॉरिटी लोगों को मिली है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, लोगों से ही हुई है ना, क्योंकि हम में से तो कोई पर्सन था हर एरिया से खड़ा हुआ, जाकर रिप्रेजेंट किया उसने, और हमने जाकर उसको अपने वोट के थ्रू क्या किया, चूज किया है और उसको राइट दिया है। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी कहाँ से निकल रही है, ओरिजिन ही यहाँ से हो रही है, कहाँ से, लोगों से। तो कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी है उसको हमेशा पब्लिक का अप्रूवल होना चाहिए लेजिटिमेट करने के लिए। मतलब अगर कानूनन रूप से कोई पर्सन वहां पर बैठा है तो डेफिनेटली उसको जनता ने चुना ही होगा, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, सिंपल। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर में अगर आप देख लो तो वही अंडर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पावर जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं है एक स्टेट ऑर्गन पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पावर का डिवीजन है। आ रही है ना बात समझ में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीन आपके डिवीजन बने हुए हैं एक स्टेट के अंदर ही, विद इन अ स्टेट, ठीक है, कि हर जगह आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी ताकि रूल रेगुलेशन प्रॉपर अच्छे से हो सके। जो मोनोपोली है अथॉरिटी की वो वही एक स्टेट के थ्रू कहीं ना कहीं वो लीड करती है। अगर मोनोपोली हो गई अथॉरिटी की तो वो कहीं ना कहीं अब्यूज ऑफ पावर हो जाएगा, टायरनी हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, और इसीलिए डिवीजन ऑफ पावर है। क्योंकि सिंपल भाषा में समझ लो कि अगर एक ये अथॉरिटी है, आपने इस अथॉरिटी को ही सारी पावर दे दी, ठीक है, तो भाई ये तो अपनी मनमानी चलाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना एक तरीके से, टायरनी हो जाएगी, ये पावर को अब्यूज कर सकता है अपनी मर्जी से क्योंकि ये पावरफुल बना दिया हमने। तो ऐसे में क्या होगा कि बेटर है ऐसी कंडीशन ना आए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, वो जो 3 डिवीजन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कि भैया सब अपना अपना काम करो, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट, वही जो मैंने आपको बताया कि जो मेजोरिटी ऑफ गवर्न मतलब मेजोरिटी ही जीतती है, सीधी सी बात है, वही आकर क्या करती है, शासन करती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है एज अ गवर्निंग बॉडी। जितने भी मेंबर हैं गवर्नमेंट के वो कहीं ना कहीं इलेक्टरेट होकर आ रहे हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है
एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये होना मैंडेटरी है कि उनको अपनी जवाब देना ही पड़ेगा, उनको अपना रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा जनता के प्रति। रूल ऑफ लॉ है जो वो इंडिकेट करता है एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में जहां पर फॉलो अप किया जाता है लॉ के थ्रू, ना कि रेदर देन बाय मैन। मतलब इंसान को देख के शासन नहीं कर रहे, कानून का शासन चल रहा है किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से। जो भी लॉ बना है, जो भी आपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। जो एम्प्लॉय है स्टेट का, वो ऐसा कहा जाता है ना कि जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं जो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को फॉलो अप करोगे जब आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हो। जो भी ऑफिशियल टास्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप उनको अगर फॉलो अप कर रहे हो तो रूल ऑफ लॉ को ही आप फॉलो अप करके चलोगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सर्वोच्चता किसकी है, कानून की है। मतलब कुछ भी हो जाएगा तो सबसे ऊपर किसको रख के देखेंगे, कानून को, कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे फिर कोई कितनी ही बड़ी अथॉरिटी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें हैं। नो वन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ स्टैब्लिश इन ऑर्डिनरी लीगल मैनर। अच्छा देखो, ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी ऐसा, मतलब एक होता है कि आपको रूल एंड रेगुलेशन सबको पता है, अगर उनका वायलेशन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो आपको सीधा सीधा पनिशमेंट मिल जाएगी कानून के हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज कोई भी पनिशेबल नहीं है। अगर कुछ भी आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो आपको ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आप पनिश कर दोगे किसी को भी, ठीक है। इसके अलावा नो वन इज एक्सेम्प्ट फ्रॉम द लॉ, कहने का मतलब है कि एग्जेम्प्टेड नहीं होते हो। अगर कोई भी कानून को हमने वायलेट कर दिया, कानून तोड़ दिया, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी कर दी, तो कोई बचेगा नहीं। चाहे फिर यहाँ पीएम खुद होंगे, चाहे प्रेसिडेंट खुद होंगे, चाहे कोई गवर्नर होंगे, या फिर एक आम आदमी होगा, कोई कितना ही पावरफुल पर्सन होगा, सबको रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। लोगों के प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, तो इसमें कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर कोई भी आपका मान लो कोई अधिकार नहीं मिल रहा, तो हम छुटते ही कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, ताकि हम जाके वहां बोलते हैं फिर कि जी हमारे इस वाले अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसको इमीडिएटली फॉलो अप कराया जाता है। समझ रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात हो रही है कि जो जुडिशियल है वो आपका बहुत इंडिपेंडेंट है। मतलब वो किसी के दबाव में आके फैसले नहीं देंगे, ठीक है। वो एकदम फ्री हैं कि जो भी सामने आपके ट्रायल हो रहे हैं उसके आधार पर ही फेयर तरीके से क्या किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग की जाएगी। ये लिबरल डेमोक्रेसी का फीचर होता है, जहां पर मतलब इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर, इंडिविजुअल कोर सेंटर में है कि भाई एक जनता के लिए। अच्छा एक बात बताओ, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर कुछ भी गलत होता है हमारे साथ तो हम कहाँ जाते हैं, सीधा कोर्ट जाएंगे ना, सिंपल। तो हमारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी मतलब एक होता है ना, लाइफ ही उसी पे टिकी रहती है। तो हम उनको एक तरीके से भगवान की तरह मानते हैं फिर, क्योंकि आप ही फैसला लोगे एज अ जज। तो यहाँ पर इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा कोर पे, सेंटर पे रखकर ध्यान दिया जाता है। इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको मेंटेन करा जाए, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। उनको प्रोटेक्शन दी जाए, लोगों के राइट्स को मतलब एक होता है ना कि जो भी आपको राइट्स दिए गए हैं आप उनको रिस्पेक्ट करो, उनको फॉलो अप कराओ। ऐसा ना हो कि 4 लोग हैं उनको राइट टू वोट मिल रहा है, 4 को नहीं मिल रहा है, तो यार ये तो गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो बहुत क्रूशियल रोल होता है किसका, कोर्ट का यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि सारे लोग डिपेंड किस पे हो जाते हैं, कोर्ट पे हो जाते हैं जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है। लॉ को जब स्टैब्लिश किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वही कि गवर्नमेंट को वो चीज फॉलो अप करनी पड़ती है। अगर कोई भी ब्रीच होता है, कोई भी उल्लंघन होता है लॉ का, तो क्या होता है, जुडिशरी इन्वेस्टिगेट करती है वहां पर जाकर और उसको फॉलो अप कराती है। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट, वही इंडिविजुअल के राइट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इस चीज को साइड लाइन या ग्रांटेड ले लोगे। एक पर्सन का जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दिया गया है या फिर अदर लेजिस्लेशन के थ्रू दिया गया है, तो गवर्नमेंट का काम है कि आप उसको, उस गोल को अचीव करके ही रहोगे, ठीक है। प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल फ्रीडम, ठीक है, एंड ह्यूमन राइट्स। कहने का मतलब है कि सारे लोग, चाहे किसी भी रेस का होगा, कोई भी सेक्स होगा, कोई भी लैंग्वेज, कोई रिलीजन, कोई किसी और रीजन से आ रहे हो आप, इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, या फिर हम फॉरेनर्स को भी कुछ कुछ बेसिक राइट्स तो देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा, उनको फॉलो अप किया जाएगा, और उनको हमेशा मतलब एक होता है ना कि उनको फॉलो अप कराने के लिए कुछ भी किया जाएगा तो करेंगे, पर उल्लंघन नहीं होगा। रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो वर्ड है इसको यूज ही किस लिए किया जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि जो लोगों के राइट हैं वो डिसाइड किए गए हैं पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस को ध्यान में रखकर उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो उसको स्टैब्लिश कराना किसकी जिम्मेदारी, उस स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है, और वो ज्वाइन करें, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है वो इन सारी चीजों को फॉलो अप कराएं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, देखो नाउ अ डेज क्या होता है कि जो सिविलियन कंट्रोल होता है मिलिट्री का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकल के आते हैं इनके कॉन्टेक्स्ट में, पर ये कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के लिए, तो इसको पॉजिटिव तरीके से डिस्क्राइब करना। ब्रॉडेस्ट मीनिंग अगर देखा जाए सिविलियन कंट्रोल का, तो इसका मतलब यही है कि जो भी डिसीजंस हैं, जो भी आपके नेशन के, आपके देश को डिफेंस करने के लिए लिए जा रहे हैं,
उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, प्लानिंग, पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग हो अच्छे से, सब कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स आर्म्ड फोर्स, क्योंकि भाई आर्म्ड फोर्स ही तो उस वर्क को कर रही है, तो उनका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इतनी संख्या में हो ताकि वो चीज प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। डिटर्मिनेशन मिलिट्री गोल्स का, कि भाई उनका डिटर्मिनेशन ऐसे हो ताकि वो चीजें फुलफिल हो पाए, उनकी नीड्स पूरी हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि आपने कह तो दिया मिलिट्री को कि हाँ जी आप हमारी सेफ्टी के लिए हो, पर अगर आपने उनको रिसोर्सेज ही नहीं दिए, फाइनेंशियली ही उनको इतना मतलब पूर्ति नहीं की उनकी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ऐसे में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लीडरशिप, लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, मेजर रोल तो लीडरशिप का है। सो जो भी ऐसे ही पुलिस को देख लो, पुलिस गवर्न हो रही है किसके थ्रू, लॉ के थ्रू, जुडिशियल कंट्रोल के थ्रू। सो पुलिस का जो प्रिलिमिनरी चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि मेंटेन करना लॉ को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपनी सोसाइटी में, अपने पर्टिकुलर एरिया में। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको सामने लेके आना, और जिन लोगों के साथ अनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस दिलाना, सिंपल, ठीक है। या फिर किसी के साथ मतलब वही कि अगर मान लो किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया तो सिंपल उसको कोर्ट तक तो लेके जाएंगे ना, कि जिसने गलत किया उसको सजा मिले, और जिसने नहीं किया है, जिसने फेस किया उसको जस्टिस मिले। तो पुलिस को ऑनर किया जाना चाहिए और इसको हमेशा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि ये सबके राइट की, डिग्निटी की हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक है। फ्रीडम वाली बात आ जाती है कि जब ये परफॉर्म करते हैं अपने टास्क को, तो इवन ऑफेंडर्स भी हैं इसमें शामिल, ठीक है, कुछ सस्पेक्टेड भी होते हैं जो क्राइम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप इनको इतना फ्री छोड़ दो कि अगर आपको कोई सस्पेक्ट दिखाई देता है और आपको इमीडिएट कोई एक्शन लेना है, सो यू कैन टेक, ठीक है। यहाँ अपनी पर्सनल दुश्मनी को साइड छोड़कर सोशल वेलफेयर में हमें काम करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। अब देखो लेजिस्लेचर और लेजिस्लेशन में आप बेसिक है विधायिका और विधान, इसको फॉलो अप कर रहे हो। तो लेजिस्लेचर में अगर हम देखें तो ये एक गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि भाई क्या करेगी, लॉ को पास कराएगी। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उनको रेफर किया जाता है लेजिस्लेचर के नाम से इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आप ये लेजिस्लेचर जो मैं बोल रही हूँ आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे। अच्छा, ये जो वर्ड है लेग है ना और लेचर, इसको अगर देखा जाए ना तो इसको रिलेट किया जाता है प्लेस वेयर लॉ आर मेड, मतलब ये उस प्लेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इटिमोलॉजिकली रिलेटेड है, समझ पा रहे हो कि ये आपस में एक ऐसी जगह से रिलेट कर रहा है जहां पर लॉ को बनाया जा रहा है और फिर क्या किया जा रहा है, उसको पास भी किया जा रहा है, ठीक है। हर डेमोक्रेटिक स्टेट में लेजिस्लेचर बहुत यूनिक रोल प्ले करता है, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो बॉडी होती है ना ये ऐसी है जो लोगों को, क्योंकि देखो इस बॉडी में भी लोग कैसे हैं जिसको हमने ही इलेक्ट करके भेजा है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन से भेजा हो या इनडायरेक्ट से भेजा हो, ठीक है। सो पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ही तो सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये पॉपुलर पावर अक्रॉस द कंट्री, समझ पा रहे हो, कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है हमारी, या जो भी लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए, एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट किया, सबको ध्यान में रख के बनाया ना, ऐसा थोड़ी है कि पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से लॉ बन रहे हैं। सो लेजिस्लेचर को चाहे वो बायकैमरल हो या यूनिकैमरल के थ्रू हो, इधर अ यूनिकैमरल और बायकैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट टुडे। मान लो किसी भी कंट्री में चाहे आपका एक सदनीय हो या द्विसदनीय हो, ठीक है, लेजिस्लेचर के दो हाउस हैं, या फिर चैम्बर भी कह देते हैं, कहीं हाउस कहते हैं कहीं चैम्बर कहते हैं, ठीक है, जिसको आप बायकैमरलिज्म से रेफर करते हो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी, जहां पर लेजिस्लेचर का सिर्फ एक हाउस होता है अपना खुद का चैम्बर, ठीक है, वहां क्या कह देते हैं यूनिकैमरलिज्म। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बायकैमरल का मतलब दो, यूनिकैमरल का मतलब एक सिंगल, ठीक है। फंक्शंस क्या है लेजिस्लेचर के, विधानमंडल के कार्य क्या होते हैं, सो लॉ मेकिंग का फंक्शन है, ये तो हमने अभी शुरू में ही जान लिया, ठीक है। प्राइमरी ड्यूटी होती है लॉ को पास कराना, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिंग कह देते हैं। पास्ट लॉ जो हैं उनको या तो कोडिफाई किया जाएगा किंग्स के थ्रू, जैसे शुरुआत में क्या था, किंग ही थे ना आपके, ये सारी चीजें तो बाद में धीरे धीरे रेफर आई। तो जैसे शुरुआत में क्या था, पास्ट वाले टाइम पे अगर देखा जाए तो कोडिफाई किया जाता था किंग के थ्रू, की जो भी कमांड दी गई या फिर जो भी डेवलप्ड हुए चीजें, लॉज कस्टम के थ्रू डेवलप हुए हैं ना, या फिर ट्रेडिशन के थ्रू, रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू, उनको फॉलो अप किया जाता था पहले, ठीक है। बट अब क्या होता है कि अब आप उन सारी चीजों पे पूरा देखकर ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा फॉलो ना करते हो, करते हैं फॉलो, पर टाइम के हिसाब से जो जरूरतें आ रही हैं उसके हिसाब से भी चीजें क्या की जाती हैं, ऐड की जाती हैं। जबकि वही यहाँ लिखा हुआ है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है मॉडर्न डेमोक्रेटिक एरा में, वो इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग की बात आ जाए तो डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेशनल इंपॉर्टेंस, कि भाई जो भी वो मैटर्स जो नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर पब्लिक के इशू हैं, कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसी नीड है जो लग रहा है जरूरत है, तो इन सब पर ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉडर्न लेजिस्लेचर फॉलो अप करती है। इस फंक्शन के थ्रू क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है वो रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक के ओपिनियन को डिफरेंट डिफरेंट इशूज पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस।
लार्जली एक्सेप्ट किया जाता है इस प्रिंसिपल को कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो कहीं ना कहीं कस्टोडियन है नेशनल परस्यू करने के लिए, मतलब नेशनल का जो इंटरेस्ट है पूरे नेशन का, पूरे देश का, उसको फॉलो अप किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्री के फाइनेंस को होल्ड किया जाता है, स्पर्ट्स को, ताकि चीजें क्या हो, बैलेंस फॉर्म में काम कर सके। समझ रहे हो, मतलब आपने सरकार को टैक्स दिया, ठीक है, अब उसको तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही सेक्टर पर आप भर भर कर पैसा लगा दो और बाकी और सेक्टर बिल्कुल डूब जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो लेजिस्लेचर इस कंसेंट को लेकर तब काम करती है। जैसे एग्जीक्यूटिव से आप पहले ही डिस्कस कर लोगे कि भाई कितना रेज कर रहे हो आप, कितना स्पेंड कर रहे हो उस मनी को। बजट आता है पर्टिकुलरली, आप ये देखते हो कि जो आपका फिस्कल ईयर है उसमें पूरा प्रिपेयर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, फिर अप्रूव किया जाता है इसको लेजिस्लेचर के थ्रू हर साल। ऐसा नहीं है ना कि एक बार सरकार आई 5 साल के लिए बना के काम खत्म, ना, हर साल के हिसाब से चीजें क्या की जाती हैं, जरूरत के हिसाब से इसमें चेंज किया जाएगा। और जिस जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, अगर उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है और ज्यादा जरूरत है तो और करेंगे, कहीं कटौती करने की जरूरत है वो किया जाएगा। तो मतलब यहाँ सारी चीजें देखी जाती हैं। एक्चुअल इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, जो प्रायर ईयर है उसके कंपेरिजन में आप कंपेयर करके देन पूरा अपना कमिंग ईयर के लिए जो बजट है वो सेट किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो लॉ है वो कहीं ना कहीं मतलब एक कहा जाता है ना कि वो स्टेट का जो हाईएस्ट या फिर सॉवरेन अथॉरिटी है उसके थ्रू आप फॉलो अप कर रहे हो, आप इसको रिपील नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हो गया एक तरीके से कि कानून सबसे ऊपर है। सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन है? कानून है, जिसको लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया, क्योंकि सब कुछ सोच समझ के बनाया। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जरूरत के हिसाब से, आप बहुत बड़े आदमी हो, कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे पर्सन है, अगर आपको लग रहा है कि आप उनके हिसाब से ऑल्टर कर लोगे, कि आप किसी लॉ को नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। सुप्रीमेसी है किसकी? सुप्रीम लेजिस्लेशन की, ठीक है। लेजिस्लेशन जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अ सोर्स अदर देन द सॉवरेन पावर इज रेफर टू अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखो, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है? सॉवरेन पावर से। संप्रभुता है ना। संप्रभुता का मतलब क्या था? कि आप एबल हो अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। जब आपने डिसीजन बनाया, जब आपने कोई लॉ को पास किया, तो आपने सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर उस चीज पर काम किया, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि जो भी अथॉरिटी है वो कंटिन्यू उस चीज को फॉलो अप कर रही है और ये चीज वैलिडेट कर रही है क्या, जरूरत के हिसाब से। अगर जरूरत लग रही है कि भाई आपको कोई लॉ में चेंज करना है, तो उसके लिए फिर पूरा प्रावधान है, वो पर्टिकुलर प्रावधान फॉलो अप होगा। ऐसा नहीं कि बस आपने बोला और हो गया काम खत्म, वर्बली नहीं होगा। आपको पर्टिकुलरली उसके लिए क्या लेके आना पड़ेगा? बिल लेके आना पड़ेगा, उसको पास कराना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होंगे, देन वो चीज इंप्लीमेंट होगी ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का भी एक प्रोसेस है जो वी हैव टू फॉलो। सो लेजिस्लेशन जो है वो पास करता है लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू, और ये कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी जो सॉवरन वाली है वही इसको हेल्प करती है एज अ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, क्योंकि अधीनस्थ है ना, उसके ही अधीन है ये, इसीलिए कार्य हो रहा है। अच्छा, जो 5 कैटेगरी की बात हो रही है सेकेंडरी लेजिस्लेशन की, वो उसको ना मतलब थिंकर है सैलमन, उन्होंने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया। उन्होंने कहा कॉलोनियल लेजिस्लेशन अलग होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, इसके अलावा म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, और ये क्या है? ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। हिंदी वाले स्टूडेंट यहां से इन टर्म्स को देख लेंगे कि किसका हिंदी में क्या क्या नाम है। पर एक एडवाइस छोटी सी, कि जब आप ये हिंदी वाला लिख रहे होते हो ना, तो ब्रैकेट में जरा इंग्लिश वाला भी लिख लेना। कभी कभी क्या होता है कि आपको इंग्लिश वाली टर्म इजी लग जाती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो ओनली हिंदी करने से तो दैट इज फाइन, बट नॉलेज के लिए एटलीस्ट हमें बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलोनियल लेजिस्लेशन। पास्ट में अगर देखा जाए तो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के टाइम पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा मतलब एक होता है ना सीजेबल एम्पायर, या फिर न्यूमरस कॉलोनीज बनाई इन्होंने, और इसका जो मेन था इंपीरियल असेंबली, ये एक्सरसाइज करती थी पूरा कॉलोनियल को। या फिर आप ये देखोगे जो क्राउन डिपेंडेंट टेरिटरीज थी उनकी बात हो रही है कि राइट टू सेल्फ गवर्न। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कॉलोनी बनाने का मतलब ये था कि इन्होंने अपने आप को राइट दे दिया था कि भाई साहब हम आप पे राइट कर, मतलब हम आपके ऊपर क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो यहाँ उसकी बात हो रही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की प्राइमरी ड्यूटी होती थी सरकार को चलाना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के थ्रू। बट वही वाली बात है कि ये कंबाइन करता है माइनर लेजिस्लेटिव पावर को भी, दैट इधर द पार्लियामेंट एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड हो जाती है, या फिर कॉमन लॉ ग्रांट्स होते हैं यहाँ पर, मतलब आम कानून होंगे, या फिर क्या होगा कि जो पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब संसद ने जो स्पष्ट रूप से चीजें प्रदान की होंगी उनको फॉलो अप करेंगे। नेक्स्ट है आपका म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन। ये जो आपके वो 5 थे ना सैलमन ने जो बताए थे, उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन शॉर्ट में ब्रीफली, ठीक है। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज में वो ये कि जो टास्क पार्लियामेंट ने दिए होते हैं, स्पेशल जो भी लॉज क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, आपको उनको क्या किया जाना चाहिए? उनको फॉलो अप करना है। नैरो स्कोप एंड जुरिस्डिक्शन, नैरो स्कोप इसलिए बोल दिया गया क्योंकि म्यूनिसिपल क्या है, छोटे छोटे एरियाज में होती है, ठीक है, तो वो संकीर्ण लेवल पर इनके अधिकार होते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं होती, मतलब फ्रीडम नहीं होती, या फिर बहुत ज्यादा पावर नहीं होती एक्चुअली, ठीक है। जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात करें तो ये ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो पोजेस करती है कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर्स होती है यहाँ पर, ठीक है। रूल्स भी जो क्रिएट हो रहे हैं, आपको भी पता है कि यहाँ पर बेसिकली प्रोसीडिंग के लिए चीजें होती हैं। जैसे आप प्रोसीडिंग कर रहे हो,
लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट से कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो ये सारी चीजें एक हायरार्की फॉलो अप हो रही है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। और ये डिस्टिंक्ट है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है कहाँ से, जुडिशियल प्रेसिडेंट से, बिकॉज इसको आप ये देखोगे क्योंकि इसको हम रेफर करें जुडिशियल लेजिस्लेशन में, तो ये अलग है, दोनों चीजें मिक्स नहीं करना इसको। ऑटोनोमस लेजिस्लेशन में अगर आप समझोगे तो इनकी अथॉरिटी आ जाती है नॉर्म्स फॉर कंडक्ट ऑफ देयर अफेयर्स, कहने का मतलब उन नियम्स की बात कर रहे हैं जो उन्होंने अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए बनाया, और इसको बिलोंग किया जाता है। ऑटोनॉमस समझ पा रहे हो, जिसका कोई पर्टिकुलरली ऐसे इन्होंने क्राइटेरिया नहीं बांटा। कॉलेजेस, चर्च, कॉर्पोरेशंस एंड अदर जो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑटोनॉमस बॉडी में आते हैं, मतलब आप उनको सरकारी भी नहीं बोल सकते, उनको गैर सरकारी भी नहीं बोल सकते, समझ रहे हो, वो ऑटोनॉमस में आ जाते हैं आपके। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है लिबरल डेमोक्रेसी में, क्योंकि आपको पता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ठीक है, बट ये पार्ट होती है, मतलब रिसेंटली फॉर्म्ड होती हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को फॉलो अप कर रही होती हैं। तो आपको पता है कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें फॉलो अप होती हैं। अगर आप देखो 1770 में एडमंड बुर्क जो हैं, उन्होंने एक डिफाइन किया था पॉलिटिकल पार्टी को। उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजिकली एज अ बॉडी ऑफ मैन एंड वीमेन यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्ड पॉलिटिकल आइडियाज एज टू प्रमोट देयर नेशनल इंटरेस्ट। देखो सिंपल सी बात यह है कि एडमंड बुर्क कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें क्या होता है, मैन और वीमेन मिलकर अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो अप करते हैं, मिलकर एक साथ, ठीक है। क्योंकि मान लो कि बहुत सारे मैन और वीमेन इसका पार्ट है अगर, तो इसमें क्या होगा कि सबके शेयर्ड आइडियाज होंगे जिसको फॉलो अप करेंगे, और वो शेयर्ड आइडिया कॉमन आइडियोलॉजी पे बेस होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि जो लिबरल वाले हैं वो मार्क्सिस्ट वाली आइडियोलॉजी तो लेके नहीं आएंगे ना, एक साथ टिक नहीं पाएंगे क्योंकि क्लैशेस भर भर के हो जाएंगे। तो सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, मतलब मान लो कोई डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है तो सब ऐसे ही थॉट वाले होंगे जो डेमोक्रेसी को और अच्छा निखारने की बात करेंगे, ठीक है, ताकि नेशनल इंटरेस्ट का प्रमोशन हो सके, ताकि अपने राष्ट्र हित को प्रमोट कर सके, है ना। तो यहां उसकी बात हो रही है। इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, भाई उदय कैसे हुआ। सो यहां ऐसा कहा जाता है कि जब प्रैक्टिसेस की गई है ना लोगों के थ्रू, तो क्या हुआ, तो लोगों ने क्या किया, अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो मतलब सिग्निफिकेंट फैक्शंस हैं या फिर ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने कॉमन इंटरेस्ट को एक लंबे टाइम तक क्या किया, एक साथ लेके चले। वो ऐसे ही धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हुआ, फिर नाम दिया गया ना उस चीज को। जैसे फ्यू एग्जांपल्स दिए जाते हैं हिस्टोरिकल पॉलिटिकल पार्टीज के, हम देखते भी हैं बहुत सारे ऐसे। आप देखो लेट रोमन रिपब्लिक में और डच रिपब्लिक में आपको दिखेगा कि किस तरीके से इसका इमरजेंस होता है। बहुत सारी आइडियोलॉजीज उस टाइम पे उभर रही थी, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एक लंबे समय तक अगर काम कर रही है तो वही धीरे धीरे रिकॉग्नाइज हो जाती है। फिर मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज में अगर देखा जाए तो जर्नली ऐसा थॉट दिया जाता है कि ये स्टार्ट हुई थी यूरोप में। देखो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो आप डच का एग्जाम्पल दे सकते हो, रोमन रिपब्लिक का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। मॉडर्न वाले एरा में अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो आप यूरोप का हो गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हो गया, आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। एंड ऑफ 18th सेंचुरी में मतलब ये ज्यादा फॉलोअप हुआ। इसके अलावा आप कंजर्वेटिव पार्टी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश की, ठीक है, इसको फॉलोअप कर सकते हो। डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड स्टेट की हो गई, यूएसए की, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली एक साथ ही ऐसा टाइम पीरियड था जब यूएसए में वहां डेमोक्रेटिक पार्टी और यहाँ कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ पर, ब्रिटेन में, ठीक है, ये उस टाइम पर डेवलप हो रही थी। तो ये ओल्डेस्ट सबसे पुरानी कंटिन्यूअस पॉलिटिकल पार्टियां जो आज भी फॉलो अप की जाती हैं, समझ रहे हो। तो देखो कितना महत्व है इस चीज का कि वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी चीजों को दिन ब दिन सुधारते हुए इतनी पीढ़ियां चल गई, ठीक है, और वो उसको फॉलो अप कर रहे हैं। ये पार्टी आज भी एग्जिस्ट कर रही है, सिंपल। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको ना कैटेगराइज किया, बांटा इसको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो डेवलप हुई हैं टाइम के हिसाब से। जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, एलिट समझ रहे हो, जो संख्या में कम भी होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पावर होती है, उसको हम एलिट कह देते हैं, ठीक है। सो पॉलिटिकल जो एलिट है उसको कह देते हैं कैडर पार्टी, ठीक है। सो जो फोकस करती है रनिंग फॉर ऑफिस एंड लिमिटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर, मतलब वो कोशिश करते हैं कि आउटसाइडर्स का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा ना है, उसको लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई आप हेल्प करोगे जैसे इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह के थ्रू। मास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है कि ट्राई करते हैं एनलिस्ट करने के लिए जो भी न्यू मेंबर्स हैं, जो प्रोवाइड कर सकते हैं फंडिंग ग्रुप को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, अमीर पार्टीज होती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो मैन एंड वुमेन होती हैं, जो क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको अलाउ करते हैं कि हाँ आप आके ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि इनका भी खर्चा चलता रहेगा और वो इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा उसका। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। तो ये फिलॉसफी ऑफ द ग्रुप एंड हेल्प विद द इलेक्शन, क्योंकि यहाँ ये ना
ऐसी चीजें हैं जो आप ये देखोगे फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी फॉलो अप कर रहे होते हैं और इलेक्शंस में भी बहुत हेल्प करते हैं। क्राइटेरिया सेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। अगर हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में कौन सेट करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने क्लासीफाई करा हुआ है, तो आप ना इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नेशनल पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज होती है, लोकल पार्टीज होती है। तो हमने ऐसे करके 3 डिविजन किए हुए हैं उनके, और हर पार्टी को बता रखा है कि हाँ भाई आपको सिक्योर करना है मोर देन 4%। टोटल जो वोट है आप ये देखोगे प्रीवियस जनरल इलेक्शन के कंपैरिजन में आपको एटलीस्ट 4 मेजर स्टेट से अपने आप को क्या करना है, अब सीट लेनी है, ताकि आप अपने आप को नेशनल पार्टी क्या कर सको, रिप्रेजेंट कर सको। फिर ऐसे ही कुछ को आइडेंटिफाई किया जाता है रीजनल पार्टीज, मतलब इनके अपने अपने ना क्राइटेरिया होते हैं जो फॉलो अप करने होते हैं। अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो नेशनल के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अगर रीजनल बनना है तो उसके लिए एक अलग होगा, लोकल बनना है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा जो फॉलो अप करना होता है। इसीलिए तो आप देखोगे नेशनल पार्टीज हमारे यहाँ बहुत कम है। अब मुझे कमेंट में बताना कि कितनी टोटल नेशनल पार्टीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि नंबर पुराने वाला रिपीट मत कर देना, घटा बढ़ा है थोड़ा सा, वो देख के बताना। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की? परस्यूइंग एन आइडियोलॉजी। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर लो, हर की एक अपनी आइडियोलॉजी। अगर हम बीजेपी की बात करें उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की बात करोगे अपनी आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट की बात करोगे अपनी आइडियोलॉजी है, राइट। आम आदमी की अपनी है, तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं। ये वेरियस सोशल इश्यूज को फोकस करते हैं। जरूरी नहीं है कि सब सेम इशू को फोकस करेंगे, किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी, किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के टाइम पर वो कुछ बिलीफ को फॉलो अप करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जो टिपिकल वोटर्स होते हैं कि वो डिसाइड कर पाए कि वो पर्टिकुलरली किस पार्टी को सपोर्ट करें। क्योंकि एज अ वोटर बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आते हैं, जैसे कोई एजुकेशन को फॉलो अप कर रहा है, कोई रिलीजन को फॉलो अप कर लेता है ना चाहते हुए भी, राइट। तो ऐसे में क्या आता है कि ऐसा भी हो सकता है कोई एक पर्सन ऐसा हो जो रिलीजन को भी बहुत ज्यादा वैल्यू करता हो और एजुकेशन को भी करता हो और डेवलपमेंट को भी करता हो, तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई कौन सी वाली पार्टी को वो चूज करे। क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सारे एस्पेक्ट को 360 डिग्री कवर कर रही है, मतलब किसी ना किसी एक फैक्टर पर ज्यादा झुकाव हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो इसकी वजह से वोटर्स को भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करने में। कॉमन एजेंडा, ये बात भी सही है कि ऐसा नहीं कि सबके बिल्कुल ही डाइवर्स एजेंडा होंगे, कुछ कुछ के बहुत कॉमन एजेंडा होते हैं जो हर कोई फॉलो अप कर रहा होता है कि हाँ जी हमें तो लोगों का भला करना है। तो अब समाज कल्याण करना, सोशल वेलफेयर, तो यार हर पार्टी का एजेंडा होगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक कहेगा नहीं जी हमें समाज का भला ना करके हमें तो पर्टिकुलरली इस पे काम करना है, ऐसा नहीं होता, राइट। सो कॉमन एजेंडा को फॉलो करना है इंडिविजुअल आइडियाज के हिसाब से, उनका सपोर्ट चाहिए। अगर मेजोरिटी को आपको मतलब चाहते हो आपकी मेजोरिटी आपको सपोर्ट करे, आपको इलेक्शन में जिताए, तो आपको उनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सेटअप करने की बात आती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भी सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट्स को क्या करेंगी, गेन करेंगी, वही रूलिंग पार्टी बन जाती है। और जो पार्टी कम मतलब फ्यूअर वोट्स मिलते हैं जिसको, वो एज अपोजिशन आती है फिर। तो ये जो लिंक है बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यार ये कंडक्ट कर रही हैं पब्लिक एंड गवर्नमेंट के बीच में, बिकॉज इनका बहुत मेजर रोल रहता है यहाँ पर। फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के? वही कंटेस्टिंग इलेक्शन में आप एज अ कंटेस्टेंट खड़े होंगे और विनिंग पावर, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा वोट लेगा, मेजोरिटी प्रूफ करेगा, उसको पावर मिल जाती है और वो पावर विन कर जाता है। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ऑफिस को चलाएंगे और क्या करेंगे, मतलब खुद रूलिंग एज अ रूलिंग गवर्नमेंट आ जाएंगे। जो सिलेक्टिंग कैंडिडेट और इलेक्शन कैंपेनिंग, एक और बात है कि भाई कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, ऐसा तो नहीं है ना कि अलाउ है सब खड़े हो सकते हैं, मतलब सब खड़े हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जितनी भी आपके पर्टिकुलर एक एरिया में अगर पर्टिकुलरली 2 करोड़ लोग रह रहे हैं तो 2 के 2 खड़े हो जाएंगे, राइट। कहने का मतलब ये कि अगर आपका मन है, आप अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके पास फ्रीडम है, यू कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, राइट। बट यहाँ मेन बात क्या है कि आपको एक वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है ना। ऐसा नहीं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट भी खड़ा हो जाए, तो वो जरूरी है। इलेक्शन कैंपेनिंग, अगर आपको लोगों का सपोर्ट गेन करना है, जनरल पब्लिक का, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ता है, कैंपेनिंग करनी पड़ती है अपने इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है। और इसमें कैंपेनिंग में कौन फेस बनते हैं, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस इलेक्शन को, उस पर्टिकुलर एरिया को। फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वही शेप की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में। क्योंकि ये डिफिकल्टीज तो लेके आती हैं, पर ये डेली बेसिस की जो भी जनरल पॉपुलेशन फेस करती है उनको फॉलो करती है। एजेंडा में कैसी चीजें होती हैं जब कैंपेनिंग हो रही होती है, वही बेसिक चीजें उठाई जाती है ना जो आम जनता फेस कर रही होती है। गवर्निंग द कंट्री, सिंपल सी बात है, जो भी पार्टी और ग्रुप मेजोरिटी की सीट लेके आता है लेजिस्लेचर में, वो गवर्नमेंट बना रहा है और वही सरकार चला रहा है। तो इनके पास फिर पावर आती है अल्टीमेटली लॉ बनाने की, पॉलिसीज बनाने की, ताकि क्या करे, पब्लिक का वेलफेयर किया जा सके। सिटिंग इन द अपोजिशन, जो अपोजिशन में बैठा, सीधी सी बात है कि जिसको कम वोट्स मिले या फिर जो नहीं जीत पाया, मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाया, सो उनका बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो सरकार पर, करंट जो गवर्नमेंट है उस पर नजर रखते हैं, चेक करते रहते हैं टाइम पर कि भाई ये काम कर रहे हैं, इन्होंने एजेंडा बोलता है फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर वो जनता को अवेयर करते हैं, देखो इन्होंने तो ऐसा बोला था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। फिर जनता को अवेयरनेस आती है। तो ये काम इस तरीके से वर्क कर रहा होता है आपस में। इसके अलावा
नेक्स्ट है आपका मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी। देखो सिविल सोसाइटी और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत क्रूशियल फोर्स है आज के टाइम पर, क्योंकि आपका सोशल और जो पॉलिटिकल लाइफ है ना, इनके सारे जो स्पेयर्स हैं वो कवर कौन करते हैं, सिविल सोसाइटी और मीडिया कवर करते हैं, इंकरेज करते हैं और एक इम्पैक्ट देते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो सके और पॉलिसीज अच्छी बनाई जा सके, क्योंकि जनता में जो जागरूकता है वो इन्हीं के थ्रू ज्यादा आती है। सिविल सोसाइटी और जो मीडिया है ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में डिफरेंस क्या है, इंटर मतलब जो विद इन स्टेट होते हैं, एक स्टेट के अंदर नहीं, एक सेकेंड, इंट्रा होते हैं जो विद इन होते हैं, है ना, हाँ सॉरी, इंट्रा होते हैं जो विद इन होते हैं और इंटर स्टेट होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, राइट। सो इनको बेनिफिट करने का काम किया जाता है ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके बीच में उनको मैनेज किया जा सके, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके। अच्छा, इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्या है सिविल सोसाइटी का, डेनिस मैकविले है जिनको जो क्लेम करते हैं सिविल सोसाइटी फ्री होती है, डेमोक्रेटिक और नॉन अप्रेसिव होती है, लीगल चीजों को फॉलो अप कर रही होती है और वेल डेवलप्ड पब्लिक रियल को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि नागरिक समाज में स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, दमनकारी और कानूनी, मतलब वो कह रहे हैं दमनकारी नहीं है, कानूनी है, लोकतांत्रिक चीजों को फॉलो अप करने की कोशिश की जाती है और कोशिश किया जाता है कि एक विकसित सार्वजनिक क्षेत्र को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। अच्छा, पब्लिक जो स्फेयर है वो ऑफर करता है रूम फॉर ऑल्टरनेटिव सोशल फॉर्म्स। देखो ये बात सही है कि जो पब्लिक स्फेयर है वहां पर आपको डिफरेंट ऑल्टरनेट्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे ताकि चीजों को किया जा सके। यहाँ पर वॉलंटियर किया जाता है, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट पीपल के बीच में, लोगों के बीच में। जो मास मीडिया है वो ऑफर करती है स्टेज फॉर कंजर्वेशन एंड डिबेट, क्योंकि देखो मीडिया है, मीडिया के थ्रू क्या होता है, डिबेट्स हो पाती है, लोगों के या फिर जनता के व्यू सरकार तक पहुंचते हैं, सरकार के व्यू, सरकार की पॉलिसीज हम तक पहुंचती है, तो ये आपस में गिव एंड टेक जाता है, ठीक है। तो डिसेमिनेशन होता है नॉलेज का, आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जो सिविक सोसाइटी है आपकी वो फोस्टर करती है वाइब्रेंट पब्लिक स्फेयर को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी अथॉरिटेरियन सोसाइटी है यार वहां तो ये सारी चीजें फॉलो अप नहीं होती है, राइट। तो जनता तक सरकार की बात पहुंचाना, सरकार की बात जनता तक पहुंचाना, इसमें बहुत मेजर रोल रहता है किसका, मीडिया का। जो टर्म है सिविल सोसाइटी और या फिर सोसाइटी, ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, ये स्पेसिफाई करती है सोशल स्पेस को जो डेडिकेटेड है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है यहाँ पर ओपन मेंबरशिप होती है, कोई भी जाकर इसका पार्ट बन सकता है, जो भी वैरायटी ऑफ गोल्स को फुलफिल करना चाहे वो आराम से कर सकता है। नॉन कोअर्सिव स्पेस भी यहाँ पर फॉलो अप होते हैं। और एक और चीज है कि नॉलेज के ग्राउंड पर भी, मान लो कोई इंपेरिकल रियलिटी को जानता है, कोई उस चीज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हर कुछ वैलिडेट होता है क्रॉस दी कल्चर, मतलब कोई पर्टिकुलर एक कल्चर को फॉलो अप ना करके ये सबको सामान्य रूप से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मीडिया के कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो ये प्लूरल फॉर्म है मीडियम का, जैसे आप ये देखोगे ना वर्ड मीडियम, मीडिया, ये ब्रॉडली रेफर किया जाता है ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ हर तरीके कम्युनिकेशन को आप फॉलो करोगे, चाहे ऑडियो उसमें हो या फिर विजुअल हो, ठीक है। जैसे रिटर्न फॉर्म में भी, रिटर्न फॉर्म से लेकर डिजिटल डेटा, रिटर्न फॉर्म में आपका न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन वगैरह ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। डिजिटल डेटा हो गया आपका कि जितने भी स्टैट्स वगैरह होगा या फिर आप उसको देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, वो सारा डिजिटल फॉर्म में है। और सबसे बड़ी बात, पेपर फॉर्म में ना होकर वो स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेसिबल है। तो ये सारी चीजें, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो लोगों को अफेक्ट करती है वो मीडिया के थ्रू पहुंच जाती है। जैसे इसमें क्या क्या चीजें फॉलो अप होती हैं, टेलीविजन हो गया, रेडियो, बुक्स, मैगजीन्स, इंटरनेट, ये सारी की सारी चीजें कवर हैं। ये इंक्लूड करते हैं न्यूज, आर्ट, एजुकेशनल मटेरियल को भी, तो ये सब इसका पार्ट है। लिंकेज क्या है, मीडिया और सिविल सोसाइटी का आपस में क्या संबंध हो रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो मीडिया है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, बहुत क्रूशियल क्या है, एलिमेंट है पब्लिक स्फेयर में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एस्पेक्ट दे रहा है सिविल सोसाइटी को भी, एक फॉर्म मिल रहा है ना, एक आपको फॉरम मिल रहा है, एक स्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है जहां पर डिबेट की जा सकती है, आप अपने वैरायटी ऑफ आइडियाज को, व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। और जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो इससे क्या होता है, आप गवर्नमेंट की या स्टेट की जो डिसीजन मेकिंग है आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। सरकार को पता होता है कि जनता, मान लो कोई पॉलिसी आ रही है उसके बारे में डिस्कस हो रहा है, तो मीडिया के थ्रू पहुंचेगा कि जनता सपोर्ट कर रही है या जनता अपोज में है, तो इसकी वजह से भी डिसीजन मेकिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो पाता है, ठीक है। और मीडिया में अगर आप देखोगे तो ये सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करता है पब्लिक स्फेयर का, क्योंकि फैसिलिटेट करता है ना प्रेजेंटेशन ऑफ मैनी सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि अलग अलग आपकी सोसाइटी, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको फॉलो अप किया जाता है, तो वो सब कुछ यहाँ पहुंचा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है पॉलिसी पर। रोल क्या है सिविल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको रेजोल्यूशन के लिए क्या रोल होता है सिविल सोसाइटी का, तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्टेट है वो टिपिकली होल्ड करते हैं नियरली मोनोपली इन रिकमेंडिंग एंड कैरिंग आउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। देखो ये बात सही है कि पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। और जो सिविल सोसाइटी है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिविल सोसाइटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ज्वाइन करता है, मतलब वो एक ऐसी पिक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करता है कि जो कॉज है वो भी पकड़ में आ जाए उस कॉन्फ्लिक्ट के, और अगर वो ग्रो हो रहा है उस स्टेट में रहते हुए तो आप उसको भी जान पाओ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये हमेशा ऐसे फंक्शन नहीं करेगा कि हमेशा सक्सेसफुल होगा, कभी कभी अनसक्सेसफुल भी होगा, पर ये मेजर काम क्या है कि चीजों को कोलैबोरेट करके काम करना। अगर आप इसका फर्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करो तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नीड है कि और ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सोसाइटियल रिसोर्सेज का, इसलिए सिविल सोसाइटी काम करती है कि रिसोर्सेज इक्वली एक्सेसिबल हो सबके लिए, ठीक है। जितने भी आपने कह तो दिया कि सबको राइट है, सबको प्रिविलेज है, बट अल्टीमेटली नहीं मिल पा रहा। सो इस चीज को फॉलो अप किया जाए मॉडर्न स्टेट्स में, जो कि ग्रांट सिटीजन्स को दिया जाता है, जो ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हो वो मिल पाए, एक्सेस हो पाए। सेकेंड क्या है कि ये बात करता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोसाइटियल गवर्नेंस इटसेल्फ, मतलब कि सरकार को अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ही इन्वॉल्व करने की थोड़ी जरूरत है। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है कि जो ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट चलते हैं सोसाइटी में उनको वाइड स्प्रेड किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है डेमोक्रेसीज को, क्योंकि पावर को जब तक आप बांटोगे नहीं तो चीजें होंगी कैसे, ठीक है। तो ये बहुत गुड एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देते हैं इन आइडियाज के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका मीडिया एंड पीस बिल्डिंग। देखो ये बात सही है कि कम्युनिकेशन को चैनलाइज किया जाता है, न्यूज मीडिया के थ्रू पहुंचाई जाती है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन पार्टीज टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। मान लो कोई भी दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया बहुत अच्छा खासा लेवल का, तो मीडिया भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सम टाइम वन साइड में यूटिलाइज द मीडिया टू स्प्रेड थ्रेटनिंग रिमार्क्स, और ये भी बात सही है कि कभी कभी क्या होता है कि ये भड़काने का भी बहुत बढ़िया काम करती है। मान लो कि जैसे यहाँ पर सीधा सीधा लिखा ही है ना इन्होंने कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कि मीडिया के थ्रू ही ये खबर भी फैला दी जाए, या फिर जान पूछ के इंटेंशनली फैला दी जाए एक पार्टी के थ्रू मीडिया को यूज करके कि भाई आप थ्रेट दे रहे हो अगर किसी को, तो वो भी पहुंचेगा। और मान लो अदर टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो जर्नलिस्ट या फिर मीडिया इसमें मेजर रोल प्ले करती है कि जी हम तो तैयार हैं बात करने को, वो आए आगे बात करें बैठकर, हम तो तैयार हैं, हम तो ऑफर दे रहे हैं बातचीत का, ठीक है। तो ये भी होता है, तो दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ फॉलो अप होते हैं। एजुकेटिंग की बात हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही साइड से, कि दोनों अवेयर हो इस सिचुएशन से कि कितनी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको रिकंसिलेशन करना है। सो दैट मीन्स कि आपको बैठकर बात करनी होगी। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो फोकस करता है कि ईच साइड पर, मतलब दोनों साइड की यूनिक प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए, जाना जाए कि आखिर सच में पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फॉलो अप हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मतलब साइड पिन कर दिया जाता है जो अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में लोगों के बीच में, और जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है आप उसको फिक्स कर दो सीधा राइट अवे आके, ठीक है, कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, सब कुछ साइड करो, जो बोला सब हटाओ, अब जो मेजर कंसर्न है आओ बैठो मिलकर एक टेबल पर बैठ के नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या होता है कि जो मेन कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, वो क्या है, सबसे बड़ा लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो गई, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, एक से दूसरे ने बात चढ़ा चढ़ा कर बोल दी, किसी मीडिया ने गलत तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, गड़बड़ होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रस्ट को आपको जीतना, कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो हमारे आपस में। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप ये जो एफर्ट्स हो गए, लोकल एफर्ट्स हो गए, उनको फॉलो अप करना। गुड जो जर्नलिज्म होता है वो हमेशा ऐसी न्यूज देगा जो चीजों को मतलब एक होता है ना सेटलमेंट करा पाए, है ना, और वो अचीवेबल भी हो। अच्छा, करेक्टिंग मिस परसेप्शंस, क्योंकि मान लो जैसा मैंने अभी कहा कि कभी कभी मिस परसेप्शन हो जाता है या फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, कहा कुछ और था समझ कुछ और लिया, समझ रहे हो। तो मीडिया उन चीजों को इनकरेज ना कर वो अपोजिंग जो साइड है उनको रिकंसिडर करे कि उनकी जो पोजीशन है उस पर एक बार बात की जाए, थोड़ा सा क्लोजर स्टेप लेकर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है उस पर काम करे, उस पर रिपोर्टिंग करे, ताकि जो दोनों साइड की मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। आइडेंटिफाई करना अंडरलाइंग इंटरेस्ट को, क्योंकि ये एक डिस्प्यूट है जो बोथ पार्टीज रिकॉग्नाइज कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के कोर ऑब्जेक्टिव को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और डिफिकल्ट भी हो जाता है कि आप जब इनको क्वेश्चंस करते हो या फिर जो ट्रू सिग्निफिकेंस देख रहे होते हो कि लीडर क्या कह रहा है, तो जो गुड रिपोर्टिंग होता है ना उसको ये अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इमोशनल आउटलेट की बात हो रही है कि ये जो चैनल्स हैं बोथ साइड के, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इमोशनल वाला एस्पेक्ट हमेशा आप ये देखोगे कि रोने धोने वाला नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन वाला भी होता है, एंगर भी होता है। जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो इतने ज्यादा एंगर्स बढ़ जाते हैं, इतनी ज्यादा थ्रेटनिंग बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्लोड भी कर सकते हैं ये, और सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स भी जा सकती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों ही बैठकर बात करें। मीडिया ऑफर करती है ऐसा प्लेटफॉर्म कि आओ बैठकर बात करो, डिबेट करो, डिस्कस करो और कॉन्फ्लिक्ट करो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करो, ठीक है। एनकरेज करना बैलेंस ऑफ पावर को, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं जिन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है तो वो फील करें इस चीज को कि हाँ भाई ये बहुत सीरियस इशू है, हम बैठकर अगर बैठकर बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं तो कर लें, रिगार्डलेस ऑफ इनइक्विटीज, मतलब जो भी इनइक्विटीज है उनको हटाओ, बैठो एक टेबल पर, आपका जो इशू है आप बताओ, हमारे जो इशू है हम बताते हैं, बैठकर सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी मीडिया, ठीक है। सो नेगोशिएशन को एनकरेज किया जाता है। गुड जर्नलिज्म, देखो अगर अच्छा जर्नलिज्म है तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा सोल्यूशन की तरफ,
और जो बकवास है या फिर जो चाहता है कि प्रॉब्लम बढ़े ही बढ़े हैं, तो वो तो फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा किस चीज़ के लिए, बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम्स को। तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव बैलेंस्ड फॉर्म में काम करें। ये यूनिट हो गई आपकी खत्म, और अब एक यूनिट बची है, मैं बहुत जल्दी उसको भी कवर कर दूंगी, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, एग्जाम से पहले ये भी कवर हो जाएगा। सो बिंदास होके पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।